तो स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन। यूजुअली एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं निमसेट में, या दो क्वेश्चन का एवरेज रहता है। सीयूईटी वगैरह में भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चंस। और परम्यूटेशन का यूज़ प्रोबेबिलिटी में खास तौर से, और लास्ट ईयर 2022 में निमसेट में प्रोबेबिलिटी में कम क्वेश्चन थे। अदरवाइज हर साल 5 या 6 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से ही रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में यूज़ रहता है परम्यूटेशन का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, पढ़ो सभी लोग क्या लिखा हुआ है। एवरीबडी इन अ रूम shakes hands with everybody else. The total number of handshake is 66. The total number of person in the room. तो ऐसे केस में टोटल पर्सन मान लेते हैं n पर्सन है, और दो पर्सन में एक ही हैंडशेक तो होता है। P1 P2 अगर दो पर्सन तो एक हैंडशेक होगा, और जिससे एक बार हैंडशेक कर लिया उससे दोबारा हैंडशेक नहीं करते हैं। तो अगर n पर्सन है तो उसमें से दो पर्सन सेलेक्ट कर ले, तो NC2 ये कॉम्बिनेशन होगा एक हैंडशेक का। और टोटल हैंडशेक हैं कितने? 66। n minus 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 66। सो ये आ रहा है n माइनस 1, 66 इंटू 2। इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 इंटू 11, सॉरी 3 इंटू 11 इंटू 2 12 इंटू 11। तो सीधा सीधा कंपेयर कराओ तो n की वैल्यू क्या आ रही? 12। n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 11। सो n इज 12। सेकेंड इज द आंसर। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आएगा, याद रहेगा टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होते हैं? NC2, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। क्लियर? तो कंप्लीट कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप सबने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पॉलीगन हैज 170 डायगोनल। पॉलीगन पे 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। पता होना चाहिए पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं? NC2 माइनस n। NC2 होता है n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस n। तो ये हो जाएगा n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो कितने डायगोनल दे रखे हैं? n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये याद कर लो, दैट इज 170। तो n माइनस 3 170 इंटू 2। जरा इसको फैक्टराइज करके कंपेयर कराओ। फैक्टराइज कर लो, कंपेयर कराओ, n की वैल्यू कैलकुलेट करो। आई थिंक 20 इंटू 17 आए। सीधा सीधा n की वैल्यू क्या दिख रही? 20। तो n माइनस 17 हो जाएगा। तो n क्या आ जाएगा? 20। तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इज n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, जो आता कैसे है? NC2 माइनस करके। तो 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है निम्न। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड आकाश। हाँ भाई, ध्यान से पढ़ो। द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड आकाश। आई होप पता होना। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं, जिनमें से 3 ए है आइडेंटिकल। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? जो आइडेंटिकल लेटर्स है, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। क्लियर है? जितनी भी चीजें आइडेंटिकल होते हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देखते हैं। तो इनिशियली थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। द नंबर ऑफ वे इन विच 12 डिफरेंट बॉल्स कैन बी डिवाइडेड बिटवीन टू फ्रेंड्स।
दो फ्रेंड्स में बांटनी है। एक को मिलेगी 8 और एक को मिलेगी 12 बॉल से। तो पहले तो यहाँ पे होता है ग्रुप बनाओ, पहले ग्रुपिंग करते हैं। पहले एक 8 का ग्रुप बना लेते हैं और एक 4 का ग्रुप बना लेते हैं, G1 G2। तो 12 में से अगर 8 बॉल सेलेक्ट कर ली या 4 सेलेक्ट कर ली, इतनी बची 4, यार 4 ही तो बची, तो ग्रुप बन चुका है। 12 में से 8 सेलेक्ट करो या 12 में से 4 सेलेक्ट कर लो, 2 ग्रुप बन गए, 4 का एक ग्रुप बन गया, जो बाकी बचे 8 उनका ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप बन गए, 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। और इस तरह के फॉर्मूले भी कराए थे हमने डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एक ग्रुप में 4, दूसरे ग्रुप में 8 ऑब्जेक्ट हैं। तो ये डिवीजन हो गया, डिवीजन मतलब ग्रुप फॉर्मेशन। अब 2 ग्रुप बन गए और उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 फ्रेंड में। तो हर एक पहले ग्रुप के पास कितनी, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये तो डिवीजन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, 2 फ्रेंड में एक ग्रुप बांटना है तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। तो सीधा सीधा भी कर सकते हो या डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो क्या करा हमने यहाँ पे, हमने ये करा 12 में से 4 बॉल निकालनी, तो ऑब्वियसली 8 बॉल्स बची, 2 ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप हैं और 2 फ्रेंड्स में बांटने हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCR माइनस वन, NCR प्लस वन की वैल्यूज दे रखी हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सुपर स्ट्रिप सेम है, सब स्ट्रिप में एक का डिफरेंस आ रहा है, आर की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे केस में डिवीजन ऑफ, ध्यान से देख लो फॉर्मूला, दो बायनोमियल कोफिशिएंट को डिवाइड अगर कर दें, NCR अपॉन NCR माइनस वन, ध्यान से देखो कैसे डिवाइड करते हैं। सुपर स्ट्रिप सेम है, नीचे वाले की सब स्ट्रिप एक कम है, तो डिवाइड करने पे आता है n माइनस आर। और ध्यान से देख लो, ये वाला आर यही होता है, प्लस वन डिवाइड बाई आर, नीचे भी यही आर होगा। प्ले को से याद कर लो, तरीका समझ लो। सुपर स्ट्रिप सेम है, नीचे वाले की सब स्ट्रिप एक कम है, तो डिवाइड करने पे क्या होता है, n माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर। फॉर एग्जाम्पल एक बार और फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है इस फॉर्मूला। तो सुपर स्ट्रिप सेम है, नीचे वाले की सब स्ट्रिप एक कम है, चल जाएगा ये फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे, n तो n ही रहेगा, ये वाला जो r होता है ये r होता है, r प्लस वन डिवाइड बाई r प्लस वन। अब ये फॉर्मूला बना, ये r नीचे भी आएगा और ये r ऊपर भी आएगा। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो सुपर स्ट्रिप सेम है, नीचे वाले बायनोमियल कोएफिशिएंट की सब स्ट्रिप एक कम है, तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। और इसमें कंफ्यूजन यही रहता है कि ये वाला r कौन सा है, तो ये वाला r ऊपर वाला r है, क्योंकि अगर फॉर्मूले में ये चेंज हुआ तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूला यही लिख करके आ जाते हैं। तो ऊपर जो r है, r की जगह r प्लस वन है, तो लिख दो। क्लियर है, तो अब आई थिंक ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। इसको इससे डिवाइड कर दो, फॉर्मूला जस्ट अभी करा है हम लोगों ने, n माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर, ये क्या हो जाएगा 84/36। जरा इसको रिड्यूस कर लो 84/36 को, सभी लोग 84/36 को रिड्यूस करो 7/3। हमें आर निकालना है, क्या निकालना है, आर, एन को एलिमिनेट करना है यहाँ से। एक एक क्वेश्चन आ गई एन और आर। दूसरी इक्वेशन आएगी जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर, समझ में आ रहा है ना सबको, 126/84। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो सभी लोग,
3/2, that is 3/2. अच्छा, इसकी वैल्यू पता है ना, n r की जगह r+1 आएगा, +1 अपॉन r+1। तुम चाहो तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रखो, जरा रखो सभी लोग, n की वैल्यू यहाँ से निकालो और यहाँ रखो और सॉल्व करो, r निकालो, या ऊपर से निकाल के नीचे भी रख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। सभी लोग n की वैल्यू r इज इक्वल टू 3। हाँ भाई, r इज इक्वल टू 3 आ रहा है सबका, एवरीवन क्लियर है सबको? तो याद रहेगा ना, सुपरस्क्रिप्ट सेम है, सबस्क्रिप्ट में डिफरेंस है, और वो वाला फॉर्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। एनसीआर तो अननोन आ ही जाते हैं, एनसीआर-1 याद है फॉर्मूला, n+1 लगा के देख सकते हो, भी तुम्हें फाइनली डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में डिवाइड करके ही सॉल्व करना होता है, और कैसे कोफिशिएंट मैनेज करने हैं वो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज दिस, बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ए बॉक्स कंटेन, आराम से करना है, और परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी में अगर कोई नया क्वेश्चन है तो हम सजेस्ट करेंगे फिर आराम से करना, जल्दबाजी में नहीं। कोई रिपीटेड क्वेश्चन है तो भले ही जल्दी कर सकते हो। ए बॉक्स कंटेन 2 वाइट, 4 रेड बॉल्स, हाउ मेनी वेज? 3 बॉल्स, टोटल अगर देखो 9 बॉल्स, और नहीं मेंशन्ड होता है तो ध्यान से सुन लो, नहीं मेंशन्ड होता है तो हमने बताया था सारी डिफरेंट है, अगर आइडेंटिकल होता तो मेंशन्ड होता। ठीक है, 9 बॉल हैं, 3 सेलेक्ट करनी, एटलीस्ट 1 ब्लैक। तो इसको यार 2-3 तरह से करके देखते हैं। एक पहले तो हम गलत तरीके से करके दिखाते हैं, जैसे शुरुआत में लोग करते हैं इस क्वेश्चन में। एटलीस्ट ब्लैक बॉल होनी चाहिए। तो क्या करते हैं लोग, रॉन्ग तरीका, दोनों सारे आंसर निकाल के देखना तुम लोग। 3 में से एक ब्लैक बॉल ले ही ली, 3 में से एक ब्लैक बॉल ले, टोटल 9 में से 8 बॉल बची, एक ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली तो कितनी चाहिए? 2। अब 8 में से 2 बॉल ले ली, अब क्या करा, 8 में से 2 बॉल ले ली, 8C2, कैलकुलेट करो जरा इसको, ये गलत आंसर है। 3C1 3 होता है, n(n-1) डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 84। तो काफी स्टूडेंट ये गलत काम करके आते हैं, गलत तरीके से करके आते हैं। ये तरीका नहीं लगाया जाता है। क्या तरीका लगाया जाता है? या तो 1 बाय 1 सेलेक्ट करो। पहला केस ले लेंगे, एक ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल, 2 अदर कलर, फिर 2 ब्लैक बॉल, एक अदर कलर, फिर तीनों ब्लैक बॉल। इस तरह से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साथ में करते चलो सभी लोग। ब्लैक बॉल, तो 3 में से एक ब्लैक बॉल ले लो, और 2 कुछ भी आती रहे। 2 अदर कलर कितने हैं? 6, 6 में से 2 सेलेक्ट कर लो, फिर 3 में से 2 ब्लैक बॉल ले लो, और 6 में से एक बॉल सेलेक्ट कर लो, 3 में से 3 ब्लैक बॉल ले लो, 3C3 इज 1। तो इसका निकालो, उसको पूरा कैलकुलेट करो क्या आता है। कितना आ रहा है सम? 64, ठीक है। ये आ रहा है 64, ठीक है, नोट कर लेते हैं 64। अब इसको एक और तरीके से करके देखते हैं हम लोग, ध्यान से देख लो। अब एक तरीका हम यहाँ पे ये लगाने वाले हैं, टोटल
हाँ भाई, टोटल 9 बॉल्स हैं, किसी भी तरह से 3 बॉल सेलेक्ट कर ले। टोटल 9 बॉल्स हैं, किसी भी तरह से 3 बॉल सेलेक्ट कर ले। आ जाएगा। अब यहां से वो केसेस सबट्रैक्ट कर दें जब नो ब्लैक बॉल। कौन से केस सबट्रैक्ट कर दें? जब देयर इज नो ब्लैक बॉल्स। तो C3 से देख लो, 9C3 से कौन कौन से केसेस बनाने पड़ेंगे, ध्यान से देखो। 2 व्हाइट 4 रेड है, 1 व्हाइट 2 रेड, करते चलो। 2 व्हाइट 1 रेड और 2 व्हाइट, मैक्सिमम 2 हो गया। तीनों रेड आ सकती है। और कोई केस बनेगा जब कोई भी ब्लैक ना है। हाँ भाई, हो गया इतना। ये केस कौन सा बना? जब कोई भी ब्लैक ना है। या तो 1 व्हाइट ले लो, 2 रेड ले लो, 2 व्हाइट ले लो, 1 रेड ले लो, या तीनों रेड ले लो, 2 ही व्हाइट है। अब जरा कैलकुलेट करो उसको। हाँ भाई, कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 1 व्हाइट, यहाँ पे करके देख लेते हैं। हाँ, ये भी कर सकते थे। टोटल 6 में से कोई भी 3 ले ले। 6, 6 में से 3, जो बाकी बची 3 ब्लैक हटा दें, 6 में से कोई भी 3 ले ले। ठीक है, जरा निकालो उसका आंसर क्या आ रहा है। तो सेम आ रहा है। तो सही मेथड समझ में आ गया। गलत मेथड कौन सा था? ये वाला 3C1। और देख रहे हो यहाँ रिपीटिशन हो जाता है, ज्यादा आंसर आ रहा है 84। तो ये गलत मेथड है। और से पूरा एक वीडियो भी अलग से बना रखा है, उसमें हमने एक्सप्लेन भी करा है कि क्यों ये गलत है, क्यों रिपीटिशन हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ें तो इस ये टाइप अगर आता है इस कैटेगरी का, तो आई थिंक याद रहेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पढ़ो सभी लोग ध्यान से। द नंबर ऑफ arrangement which can be made using all letters of the word laugh, the vowels are adjacent। बेसिक क्वेश्चन है ये भी। वॉवल्स हमें पता है ए और यू, ये दोनों साथ में हो, तो उसका तरीका क्या बताया था? उन दोनों को एक मान लिया, दोनों लेटर्स को आपस में चिपका दिया, जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। इसको एक मान लिया। पहले तो 5 लेटर्स थे, लेकिन अब हमारे पास 4 लेटर्स हो गए। 4 लेटर्स का अरेंजमेंट, इस बात का ध्यान रखना, कई बार सिलेक्शन होता है हम अरेंजमेंट कराते हैं, इस बात पे गौर करना। 4 लेटर्स का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल से, और ए और यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आई थिंक दैट इज 48। सिंपल बेसिक क्वेश्चन। कई बार जानबूझ करके वर्ड वाले क्वेश्चन में सिलेक्शन पूछ लेता है, कॉम्बिनेशन पूछ लेता है, और हम आंसर, हमारी आदत होती है आंसर निकालने की अरेंजमेंट की। तो क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर वे में पढ़ लेना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट ये है, द नंबर ऑफ इज इन विच 4 लेटर्स कैन बी सेलेक्टेड। इस बात पे ध्यान देना, सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है फ्रॉम द फॉरगो। तीन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ध्यान से पढ़ो इसको। कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं? 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, 3 ओ और 3 डिफरेंट लेटर्स हो। तो यहां पे भी केसेस बनाते हैं। 1 ओ ले लो, 1 ओ ले लो, 4 लेटर्स लेने ही है, तो CRG लेना ही पड़ेगा। 1 ओ ले लिया और 1 CRG ले। और यहां पे भी बड़ा भारी कंफ्यूजन होता है, इसके नंबर ऑफ वेज। इसके नंबर ऑफ वेज एक ही आएगा जब तुम्हें पता ही है कि एक ओ लेना है और एक CRG लेना है, तो नंबर ऑफ वे 1 आएगा। कंफर्म है तुम्हें ओ ही लेना है। और एक क्या लेना है?
और CRG लेना है, जब पता है यही लेना है फिर एक ही तरीका। लेकिन फॉर्मूला लगाने की इतनी हैबिट होती है कि मन नहीं मानता यार, कुछ तो लगा दें, NCR तो लगा दें, तो ऐसा नहीं। क्लियर है? जैसे यार तुम किसी मल्टीप्लेक्स पे गए और कोई मूवी देखनी, फिक्स करके गए, यही देखनी है, तो एक ही तरीका है ना। वहाँ जाके माइंड मेकअप करोगे तो वहाँ 10 मूवी लगी हैं और एक देखनी है तो 10C1, 10 चॉइस हो जाएँगी। लेकिन तुम्हें पता है यही देखनी है, तो एक ऐसा नहीं कि तरीके नंबर ऑफ वेज़ हमेशा कुछ 8, 10, 4, 5 ही हों। जैसे किसी ने सोच रखा है कि मैंने IIT त्रिची ही जाना है तो एक ही तरीका। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बहुत भारी कन्फ्यूज़न होता है, हज़म नहीं होता है बच्चों को कि यार यहाँ फ़ॉर्मूला नहीं लगाया हमने, ऐसा क्यों कर दिया? तो नहीं लगेगा फ़ॉर्मूला। अब ले लेते हैं 2O, 4 लेटर लेने तो CRG में से 3 में से 2 ले लो। इसका तो एक तरीका, हमें पता है 2 O लेने हैं, एक तरीका, और 3C2 इज़ 3, थर्ड 3O ले लो और इन तीनों में से एक लेटर ले लो। 7 वेज़। आई होप सबको क्लियर हो गया। हाँ भाई, क्लियर है सबको एवरीवन? बोलो। नेक्स्ट दिस, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 1 एंड 2? दो ही ऑप्शन है 1 एंड 2, 10 10 प्लेसेस हैं। पहले प्लेस पे भी 2 चॉइसेस होंगी, 1 भरोगे या 2 भरोगे, दूसरे प्लेस पे भी 2 ही चॉइस होंगी, 1 भरोगे या 2 भरोगे, तीसरे प्लेस के लिए भी 2 ही चॉइस होंगी, चौथे के लिए भी 2, 10वें के लिए भी 2, सबके लिए 2-2 चॉइस आएंगी, 2 की पावर 10। सेकंड इज द आंसर। क्या सारे स्टूडेंट एग्री हो? एक आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, द टोटल नंबर ऑफ वेज डिवाइडिंग 15 डिफरेंट थिंग्स इनटू 3 ग्रुप, ग्रुपिंग, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, पहले ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 8, दूसरे में कितने हैं? 4, तीसरे में कितने हैं? 3। ये फॉर्मूला बताया था। और सब में डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन मान लो ये बोला जाता है कि सब 3, 5-5 के 3 ग्रुप बनाओ। तो अगर तीनों ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, तो फिर हम 3 फैक्टोरियल, जितने आइडेंटिकल ग्रुप हैं उनके उससे डिवाइड करते थे। याद आ रहा है फॉर्मूला सबको? तो ये कांसेप्ट क्या है? डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या कांसेप्ट है? डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो इट्स सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 10 आउट ऑफ विच 7 आर कोलिनियर, 7 कोलिनियर है। अच्छा 10 पॉइंट है, 10 में से कोई भी 2 पॉइंट ले ले। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? कोई भी 2 पॉइंट को मिला दो, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। लेकिन अगर 7 पॉइंट कोलिनियर है, तो इनमें से अगर 2 पॉइंट लोगे तो बार बार यही स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये इटसेल्फ चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो +1 तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो 10C2 पहले सारे टाइप के स्ट्रेट लाइन बना ली, लेकिन हमने देखा कि 7 कोलिनियर है, तो क्या करेंगे? 7C2 से बार बार यही स्ट्रेट लाइन बनेगी। ए लो सी लो तो भी ये बनेगा, ए लो डी जी लो तो भी ये बनेगा, सी लो एफ लो तो भी यही बनेगा। तो ये इटसेल्फ एक स्ट्रेट लाइन तो है ही ना। तो जरा निकाल लो क्या आंसर आ रहा है। 25। इट्स आंसर इज 25। और इस बुकलेट में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, वो भी एक बार लगा डालना। तो आज कोशिश करो परमिटेशन कॉम्बिनेशन खत्म कर दो, कुछ पढ़ना ना पड़े इसमें बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर that is divisible by
4 फॉर्म्ड बाय डिजिट्स तुम्हें दे रखी हैं 1 2 3 4 5। क्या डिजिट्स दे रखी हैं? 1 2 3 4 5। ठीक, डिजिट्स हमें 1 2 3 4 5 दे रखी हैं। अच्छा, एक मेजर प्रॉब्लम आती है और एग्जाम में आएगी भी, जैसे कि हमने बताया अगर कुछ चीजें दे रखी हैं, 10 बॉल हैं, नहीं बोला गया है तो डिफरेंट है, बोला जाए तो आइडेंटिकल है, लेकिन कई बार एग्जामिनर माइंड है यार हो सकता है हम डिफरेंट लेके सॉल्व करें, आंसर ना मैच करे, तो उसमें हम आइडेंटिकल लेके सॉल्व करते हैं। उसी तरह से वर्ड में या नंबर में क्या रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है, इसका जनरल तरीका यह है कि नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो अलाउड होना चाहिए, कुछ नहीं बोला गया तो अलाउड होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन करते हैं हम लोग, काफी प्रैक्टिस तुम लोगों ने भी करी होगी, इस तरह क्वेश्चन करते हैं तो पहला अटेम्प्ट हमारा ये होता है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर बाई चांस आंसर नहीं मैच करा तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, रिपीटिशन अलाउ करके देख लो। पहले तो हम नॉट अलाउड से ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बुक में इस तरह करे होंगे तुम लोगों ने जिसमें इस तरह क्वेश्चन होते हैं, तो नॉट अलाउड से ही होता है। अच्छा, लास्ट 2 डिजिट 12 हो जाए, कितना कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट 24 हो जाए, 32 नॉट अलाउड कर रहे हैं, 54 आई, 52। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नॉट अलाउड मान, रिपीटिशन नॉट अलाउड, नहीं मैच करा तो अलाउ कर लेंगे, ठीक है। कितने लेटर्स है हमारे पास, 5 लेटर्स है और 2 फेल हो चुके हैं, तो अब इसके पास कितने चॉइस बचे, 3 और इसके पास 2, टोटल ये 6 चॉइसेस बची हर एक के लिए। और ये केसेस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, 24। लेकिन आंसर बड़े बड़े दे रखे हैं, 24 नहीं मैच कर रहा है, तो फिर एक बार अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम लोग, रिपीटिशन अलाउड करके। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब कैसे अटेम्प्ट करें, रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन अलाउड के लिए अब यहाँ पे एक केस हमें 44 का भी लेना पड़ेगा। 44 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। और अगर रिपीटिशन अलाउड है, टोटल कितनी डिजिट है, 5, 0 है ही नहीं, तो यहाँ के लिए भी 5 चॉइस, यहाँ के लिए भी 5 चॉइस, रिपीटिशन अलाउड है। अब हम कैसे ले रहे हैं, इससे रिपीटिशन नॉट अलाउड से तो आंसर मैच करा नहीं, तो रिपीटिशन अलाउड ले लिया, तो हर एक नंबर कितनी तरह से बन सकता है, 25 तरह से। और ये केस कितने बन रहे हैं, 25 इंटू 5, क्या आ रहा है, तो देख रहे हो ऐसा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज हिडन होती है, ये प्रॉब्लम आती है, कई बार क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है, और ये बातें हम काफी डिटेल में कर चुके हैं जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे क्लास में। तो अगर आंसर मैच नहीं करता है तो रिपीटिशन अलाउड करके कर सकते हो और नॉट अलाउड करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो एवरीवन। द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तुरंत रुक जाना सर, अरेंजमेंट नहीं है, क्या है, कॉम्बिनेशन है, विच made from the word Mississippi। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, आई देखो जो रिपीट हो रहा है कितने बार आ रहा है, आई 4 बार आ रहा है, एस 4 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है, एम 1 बार आ रहा है। क्या ऐसा है? टोटल लेटर्स काउंट कर लो, 11 लेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, ये नहीं बताया गया है कि कितने लेटर्स सेलेक्ट करने, ये नहीं बताया गया है कितने लेटर्स सेलेक्ट करने। और मान लो सारे सेलेक्ट करने, तब तो यार एक ही तरीका ना, एक बैग में कई सारी चीजें रखी हैं, बोल दे यार सब ले जाओ, तो फिर क्या दिमाग लगाना, उठाएंगे ले आएंगे। बोला जाए नहीं यार
10 चीजें 4 लेके आओ, तब दिमाग लगाएंगे इसमें से कौन सी हमारे काम की है, कौन सी यूजलेस है हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, बहुत छोटी चीजें होती हैं परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी में और मिस करते हैं हम लोग। तो इस समझ में आ रही ना? अगर पहला थॉट दिमाग में ये आता है कि यार नहीं दे रखा है, इसका मतलब सब लेना है, सब लेना है, तो यार एक तरीका, फिर ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अगर बना है, इसका मतलब सारे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं चीज, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, पांच भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। और कॉम्बिनेशन, फिर से सुन लो, बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब एटलीस्ट एक चीज तो लेकर के आएंगे ही, जीरो अलाउड नहीं होगा। अगर काम करने के लिए भेजा है तो कुछ तो करके आएंगे। तो देखो, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, ठीक है, एक है डिफरेंट है। सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ये आइडेंटिकल भी हैं और आपस में डिफरेंट भी हैं। जैसे हम लोग फ्रूट सेलेक्ट करते हैं, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ये क्या हो गया, ऑरेंज, वाटरमेलन हो गया। आई सेलेक्ट करने के 4+1 वेज। 4 तरीका मतलब या तो एक आई ले लें, या दो आई ले लें, या तीन आई ले लें, या चार आई ले लें। या तो एक आई, या दो आई, या तीन आई, या चार आई। और एक तरीका जब आई नहीं लेंगे, एक मैंगो ले लिया, दो मैंगो ले लिया, तीन ले लिया, चार ले लिया, और एक तरीका मैंगो खरीदा ही नहीं। फिर ऑरेंज पे आए, फिर 4+1, एक ऑरेंज लिया, दो ऑरेंज लिया, तीन लिया, या चार, या ऑरेंज ही नहीं खरीदा। बनाना पे आए, एक बनाना लिया, या दो लिए, दो तरीके, या फिर बनाना लिया ही नहीं। एक ही वाटरमेलन है तो या तो एक वाटरमेलन लेंगे या नहीं लेंगे। सिमेट्री के लिए एक एक तरीका लेने का और एक तरीका नहीं लेने का। और टोटल जो वेज है उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि एक तरीका वो आएगा जिसमें तुमने कुछ भी परचेज नहीं करा। जब ये वन, ये वन, ये वन, ये वन मल्टीप्लाई होगा, जरा आंसर निकालो उसका क्या आ रहा है। 149। तो नेक्स्ट टाइम के लिए टाइप याद रहेगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। ये सब दिमाग में बैठाते जाओ, क्योंकि बड़े कंफ्यूजन रहते हैं किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और परम्यूटेशन वगैरह में लोग जबरदस्ती ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ के नहीं करते। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो, यहां पे मेजरली दो फॉर्मूले हैं। सपोज इन आइडेंटिकल बॉल्स हैं, बॉल्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या जो भी हो सकते हैं। इन आइडेंटिकल बॉल्स हैं और आर डिफरेंट बॉक्सेस। दो फॉर्मूले यहाँ पे हैं। एन आइडेंटिकल बॉल्स हैं, या एन आइडेंटिकल कुछ भी हो सकता है, और आर आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। नंबर ऑफ वेज, फॉर्मूला लिखो, याद करो अभी तुरंत, टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू आर डिफरेंट बॉक्सेस। यहां पे दो केस हैं, आर डिफरेंट बॉक्सेस व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड, व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड। जैसे कि मान लो यार, किसी मंदिर या मस्जिद जाते हो और बेगर्स को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और जो भी चीज बेगर को डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है वो आइडेंटिकल होती है हमारे रिस्पेक्ट में।
तो ऐसा नहीं होता यार, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि सारे बेगर्स को दे करके ही आना है। क्लियर है? कुछ को नहीं भी दिया, नहीं दिया मतलब एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। क्या फॉर्मूला होता है? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ओके, व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड मतलब किसी को यार कितना दे सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, किसी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे ना दे हमारी मर्जी। बट व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज नॉट अलाउड, तब फॉर्मूला होता है n माइनस वन सी आर माइनस। n एप्पल्स है हमारे पास, आर बॉयज हैं, आर चिल्ड्रेन है, उनको बांटना है। क्लियर? किसी को कितना भी दे सकते हैं, दे ना दे हमारी मर्जी, तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, और सबको एटलीस्ट एक देना ही देना है, एम्प्टी बॉक्स इज नॉट अलाउड, तो n माइनस वन सी आर माइनस वन। और ध्यान से देखो यार, ये सब यहाँ पे एग्जामिनर माइंड समझ पड़ता है, और ये बात हम बता रहे हैं जैसे कि यार ये वाली प्रॉब्लम आती है इस तरह क्वेश्चन में कि एम्प्टी बॉक्स अलाउड है कि नहीं है। ये डिपेंड का, कई बार यार चीजें ऐसी होती है ना लाइफ में कि हम तो समझ रहे हैं कि तुम समझ रहे हो, क्यों? मतलब हम इसलिए तुमसे कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हम हमें लग रहा है तुम समझ रहे हो उस बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। तो यही एग्जामिनर्स माइंड होता है, उसको लगता है यार बच्चे तो समझ ही जाएंगे यार, एम्प्टी नॉट अलाउड या एम्प्टी अलाउड। तो ये सारी प्रॉब्लम परमिटेशन में आती है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 11 आइडेंटिकल एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 चिल्ड्रन। जिनमें तो ये होना चाहिए, जेन्युइनली ये होना चाहिए कि कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब हमारी मर्जी चलेगी, हमारा जो सबसे फेवरेट है उसी को दे देंगे सारे, या जो जैसे भी कर सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं दे रखा है, इट मींस एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड। लेकिन अगर आंसर नहीं मैच करे तो फिर एक ट्राई किसके मार लेंगे? व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज नॉट अलाउड, उससे आंसर मैच कर जाए। तो बड़ा सिंपल है, एन क्या है यहाँ पे? एन है 11। कितने बॉयज हैं? 17, 16, 5, जरा निकाल लो। 16C5 की वैल्यू मेरे ख्याल से काफी बड़ी आ जाएगी, बहुत बढ़िया आएगी। लेकिन सबसे खतरनाक चीज नन ऑफ दीज ही होती है, लेकिन ठीक है, 16C5 काफी बड़ा नंबर आएगा। चलो एक बार जब, ठीक है, इसको निकाल के देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। ये हो जाएगा 10C5, 10C5 भी निकाल लो, दोनों में से कुछ भी मैच कर गया, नहीं मैच करा तो नन ऑफ दिस। यार समझ रहे हो, एग्जामिनर माइंड को समझ रहे हो? मतलब ये ऐसी चीजें इसमें क्लेम नहीं कर सकते, क्या बात। और जब हमारा गिवन आंसर आ रहा है तो फिर नन ऑफ करने का कोई सेंस नहीं बनता। क्लियर एवरीवन? हाँ भाई बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया? याद रहेंगे दो, एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, एम्प्टी इज नॉट अलाउड n माइनस वन सी आर माइनस वन। और इसमें बेस 3 से 4 बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ABCD is a quadrilateral, convex quadrilateral, convex quadrilateral, convex डायग्राम वो होते हैं जो क्लोज हो जाते हैं। कॉनकेव डायग्राम वैसे हम सिलेबस में ही नहीं है, कॉनकेव मतलब ओपन डायग्राम होता है। तो कुछ लोग तो यही पढ़ के चौंक जाते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कुछ नया क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ABCD
ए बी में 3 पॉइंट है, 1 2 3। बी सी में 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। सी डी में, ठीक है, एंड डी ए में 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। ठीक। द नंबर ऑफ ट्राइंगल विथ वर्सेस ऑन डिफरेंट साइड, ये नहीं पढ़ते हैं लोग, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। ट्विस्ट है डिफरेंट साइड। क्या करते हैं, जैसे इस तरह क्वेश्चन करे होंगे, आई थिंक तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी है। तो टोटल कितने पॉइंट है, 3 7 7 5 12 12 6, कितने पॉइंट है, 18। 18 पॉइंट्स हैं, क्यों भाई? तो करते लोग ये हैं, जो कि गलत मेथड है, 18 में से कोई भी 3 ले लिए, ट्रायंगल बनेगा। लेकिन कब ट्रायंगल नहीं बनेगा, जब इन तीनों में से 3 लेते हो। कब ट्रायंगल नहीं बनेगा, जब इन चारों में से 3 लेते हो। कब ट्रायंगल नहीं बनेगा, जब इन पांचों में से 3 लेते हो। कब ट्रायंगल नहीं बनेगा, जब इन 6 में से 3 लेते हो। ये गलत है, ये गलत। ये सही होता है, ये टर्म नहीं दिया होता, डिफरेंट साइड ना दिया होता। क्या ना दिया होता, डिफरेंट साइड ना दिया होता, समझ रहे हो? अगर ये डिफरेंट साइड ना दिया होता, सिर्फ विथ वर्सेस दिया होता, तो ये सही था। मैं डिफरेंट साइड का क्या मतलब, क्या बना वो समझो। 3C3 तुमने सबट्रैक्ट करा, इसका मतलब 2 पॉइंट तो तुम यहां ले सकते हो ना, 2 पॉइंट यहां ले लिए, 1 पॉइंट यहां ले लिया, तो साइड तो वही बन गई ना, ए बी साइड इंक्लूड हो गई, ए बी साइड इंक्लूड हो गई ना। लेकिन बोला गया है डिफरेंट साइड, ए बी बी सी सी डी डी ए में से कोई भी साइड इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑल टाइप्स ऑफ केसेस। देख, मतलब एक कैटेगरी से तुम एक ही पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि एक कैटेगरी से अगर 2 पॉइंट लिए तो साइड वही आ जाएगी। यहाँ से 2 लिए तो बीसी बन जाएगी सही। तो ठीक है, 3 4 5 6 है, बड़ा सिंपल है। 3 4 5 4 5 6, 2 2 3 3 के ट्रिपलेट बनाने हैं बेसिकली। 3 4 6, 4 चीजें हैं, और 3 3 के ट्रिपलेट बनाने, तो 4C3, 4C3 मतलब 4 ट्रिपलेट बनेंगे। 3 4 5 3 4 6, और क्या होगा, 4 5 6 3 5। एक पॉइंट इन तीनों में से, इससे एक, इससे एक, 3 में से एक, 4 में से एक, 5 में से एक, प्लस 4 में से एक, 5 में से एक, 6 में से एक, प्लस 3 में से एक, 4 में से एक, 6 में से एक, प्लस 3 में से एक, 5 में से एक, 6 में से एक। पूरा जरा सॉल्व करो। पूरा सॉल्व करो और आंसर निकालो। एवरीवन, सभी लोग सॉल्व करके आंसर निकालो। 342। तो नेक्स्ट टाइम पे लैंग्वेज पे फोकस करो। कई बार ऐसा होता है, बड़ा जाना पहचाना सा क्वेश्चन मिल जाता है तो हम पढ़ते ही नहीं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप क्लियर है ये? साथ में करते चलो। ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3। अच्छा, 4 डिजिट नंबर बनाना है। मेन प्रॉब्लम, अगर कहीं जीरो आ जाता है तो हम एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता। फर्स्ट प्लेस क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। नो नंबर हैज बीन रिपीटेड, तो ये बड़ा क्लियर उन्होंने कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। द नंबर ऑफ इवन नंबर, अच्छा इवन नंबर क्या होगा, लास्ट प्लेस इवन होना चाहिए।
इवन में हमारे पास दो ही डिजिट हैं, 0 और 2। तो 0 एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसका बड़ा आसान तरीका है, एक जगह तुम 0 फिक्स ही कर दो, यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स कर दें, इवन बन गया। क्लियरली दे रखा है रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो ये टेंशन ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास डिजिट कितनी बची, 1 2 3 नॉट अलाउड। तो ये इन 3 प्लेस पे अरेंज होंगी कैसे, 3 फैक्टोरियल। 3 प्लेस पे 1 2 3 अरेंज, नंबर बनाना है तो दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब एक केस बना लो, जब लास्ट प्लेस पे 2 फिक्स कर दो तो भी इवन बन जाएगा, लेकिन 0 की टेंशन हो गई, 0 यहाँ 2 फिक्स कर दिया, पहले प्लेस पे 1 और 3 आ सकता है, दूसरे प्लेस पे 1 और 3 में से मान लो 3 आ गया, दूसरे प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, 2 ऑप्शन, तीसरे प्लेस पे 1 ऑप्शन। सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 4, और ये क्या आ रहा है, 6। 6 प्लस 4 इज 10, थर्ड इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, थर्ड। तो 0 अगर आ जाता है तो थोड़ा अलर्ट रहना कि पहले प्लेस पे, इस प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो 10 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सटेंट ऑफ 2, यार कोई भी नंबर हो, 100 फैक्टोरियल हो, 200 फैक्टोरियल हो, 500 फैक्टोरियल हो, यहाँ पे 2 की पावर कुछ आएगी, 3, जितने ही प्राइम नंबर है उनकी कुछ ना कुछ पावर्स आती रहेंगी। पावर्स को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर्स को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अगर हमें 2 की पावर निकालनी है तो ये सारी चीजें नंबर सिस्टम में करी थी हम लोगों ने। जो भी नंबर है, 100 है तो उसको 2 से डिवाइड करो, फिर 2 स्क्वायर से डिवाइड करो, और पावर इंक्रीज करते जाओ जब तक ये 0 ना हो। पावर ऑफ 3, थ्री की पावर 4 आई थिंक 81 होता है। 81 को, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, 0 का, जिससे हमें 3 का एक्सपोनेंट मतलब 3 की पावर चाहिए। तो 100 डिवाइड बाई 3 होता है 33.333, ग्रेटेस्ट इंटीजर 33 आ जाएगा। अब 33 को फिर से 3 से डिवाइड कर दो, 11 पॉइंट समथिंग, दैट इज 11। 11 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 पॉइंट समथिंग, दैट इज 3। और तुम्हें पता है 100 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 81 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1। इसके बाद तो 243 आ जाता है ना, तो 100 डिवाइड बाई 243 करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटर आंसर आगे 0 आने लग जाएगा, जरा ऐड करो उसको, 48। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और, नंबर ऑफ जीरोस बताने एंड में, इसके आखिरी में नंबर ऑफ जीरोस एट एंड बताने, आखिरी में कितने जीरो हैं, तो सिंपली तुम n3 निकालो। नंबर ऑफ जीरोस, 100 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा नंबर होगा, अरबों खरबों में होगा, आखिरी में कई सारे जीरो आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस एट एंड एक्सपोनेंट ऑफ 5, याद रहेगा। और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी नंबर सिस्टम में, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। सो 100 डिवाइड बाई 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, ये तो 0 ही आने लग जाएगा, ये 20, ये 4। तो नंबर ऑफ जीरो एंड आर 24, आखिरी में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 24, सिंपल। क्लियर। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे, फटाफट नोट करते जाओ। 7 की पावर निकालनी तो 7 7 स्क्वायर 7 क्यूब से डिवाइड करते जाएंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते जाएंगे। तो ये टाइप यहाँ पे बन सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे मैथ्स में तो आ ही सकते हैं, एज वेल एज क्वांट रीजनिंग सेक्शन में भी पूछे जा चुके हैं कई बार। क्लियर।
आगे बढ़े। हाँ भाई, देखे नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 9600, इसके डिवाइजर बताने। तो जैसे आई थिंक दिख रहा है डिवाइजर क्या होता है, वन, वन से डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा, फोर से डिवाइड होगा, 100 से भी डिवाइड होगा, 50 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो यस, इस तरह के बहुत सारे डिवाइजर्स आएंगे, और वो सारे डिवाइजर निकालने का तरीका क्या होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 की पावर कुछ आएगा, 3 की पावर कुछ आएगा, 5 की पावर कुछ आएगा। जरा सभी लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड करते जाओ, 3 की पावर 1, 2। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इसको ऐसे कर सकते हो, 2 की पावर n1, 3 की पावर n2, 5 की पावर n3। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस जो आते हैं पावर में 1 ऐड करते जाओ, और ऐसा ही फॉर्मूला भी देखा था हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करते जाओ। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हेन बोथ आइडेंटिकल एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 7 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1। लो जरा, कितना आ रहा है, 48। एंड दिस इंक्लूड द नंबर एंड 1 इटसेल्फ। याद रखना, 1 और नंबर ये इंक्लूड करता है। मान लो पूछ ले प्रॉपर डिवाइजर बताओ, क्या पूछ ले, तो 2 सबट्रैक्ट कर देना। प्रॉपर डिवाइजर में 1 और नंबर इटसेल्फ हट जाता है। प्रॉपर डिवाइजर में क्या होता है, नंबर 1 9600 इटसेल्फ, 9600 तो डिविजिबल है ही, 1 से डिविजिबल है। तो प्रॉपर डिवाइजर अगर पूछ लेता तो ये 2 सबट्रैक्ट करना पड़ता, मतलब 46 आंसर आता। तो याद रहेगा, अगर आगे से कभी ऐसा कोई नंबर दे रखा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जो भी पावर है उनमें 1 ऐड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करा था हमने जब ये सब पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी शीट का ही क्वेश्चन है। m parallel lines in a plane are intersected by another n parallel lines। पैरेलल लाइंस है एक plane में, intersected by m lines, n lines। द टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए होता है, पैरेललोग्राम के लिए पैरेलल लाइन, एक सेट इस तरह से और एक सेट इस तरह से। तो कोई भी, मान लो ये ले ली, ये ले ली और ये ले ली, सेट ये लिए, m में से 2 सेलेक्ट कर लो, इन m में से 2 सेलेक्ट कर लो, और फिर इन n में से 2 सेलेक्ट कर लो, nc2, ठीक है। ये ले लो, ये ले लो, mc2 nc2, ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, क्लियर। mc2 nc2 इज द आंसर। तो आई थिंक थर्ड इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं, फोर्थ इज द आंसर। बाई 2 दो बार है, तो नीचे 4 आ जाएगा, mc2 nc2। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आए तो कर लोगे, mc2 nc2, ठीक। नेक्स्ट देखो, द रैंक ऑफ द वर्ड शुगर। रैंक वाले क्वेश्चन करें हैं सबने, पेटिकल ऑर्डर में लिखो शुगर, आई थिंक अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये हुआ, चेक करो, ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर AGRSU। शुगर यहां से बनेगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करो A से, इसके बाद कितने बचे, 4 लेटर्स। और वर्ड दिया होता है तो वो लेटर उतने बार ही यूज होता है जितने बार उस गिवन वर्ड में यूज होता है। तो 4 लेटर
कैसे अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल से। फिर जी से स्टार्ट होने वाले 5 लेटर वर्ड, यहाँ 4 लेटर कैसे अरेंज होंगे। फिर आर से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल। फिर एस, अब एस पे आ गए, अब रुकना पड़ेगा। डिक्शनरी ऑर्डर पता ही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। एस के बाद डिक्शनरी में एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे। अब कितने बचे? 3, सारे डिफरेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 फैक्टोरियल। ऐसे हो गया। फिर एस जी हो गया, एस जी से कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। फिर एस आर हो गया, एस आर से कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। अब एस यू आया, अब एस यू आया, थ्री लेटर्स आने। एस यू के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाए तो ए जी आर है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ए आएगा, जी का, फिर आर आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? ए जी आर, तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पे भी कर सकते हो, या ये जी आर, एस यू के बाद ए फिक्स कर दो। ये जी आर कैसे अरेंज हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल से। एस यू ए वाले सारे बना लिए, अब एस यू जी वाले सारे बनाओगे, अब आ जाएगा। एस फिक्स कर दिया, यू फिक्स कर दिया, जी फिक्स कर दिया। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आओगे तो ए ही आएगा अब बचा, और आर ही आएगा। चेक कर लो, 4 फैक्टोरियल 24, 24, 24। ऐड कर डालो जरा सारा पूरा, ऐड कर डालो उसको पूरा। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, और लास्ट में ये। किसी का आंसर आ रहा है? एनीवन? 93? और किसी का? तो ये क्वेश्चन एक बार बैठ के फिर से कर लो। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। At an election, voter may vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. ठीक है, मतलब जितने लोग इलेक्ट होने, जितने लोग सेलेक्ट होने, उनसे ज्यादा नंबर को वोट नहीं दे सकता। देर आर 10 कैंडिडेट्स, 4 आर टू बी इलेक्टेड, 4 इलेक्ट होने। एट एन इलेक्शन, ए वोटर, एक ही वोटर है, वोट फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट देन द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट। तो ठीक है, एटलीस्ट एक को देना ही है, तो या तो 10 में से एक को देगा, या 10 में से 2 को देगा वोट, 10 में से 3 को देगा, 10 में से 4 को देगा। 4 से ज्यादा दे नहीं सकता। निकाल डालो जरा, -1 क्या आता है? 10C3 क्या आता है? 10C4। श्योर? क्या आ रहा है? सेकेंड इज द आंसर। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फटाफट कर ले जाओगे, और बड़ा क्लियर मेंशन। बस प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा लैंग्वेज लिख दिए तो उसमें भी स्टूडेंट परेशान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ो सभी लोग ध्यान से। If the letters of the word Sachin are arranged in all possible way, if the letters of the word Sachin are arranged in all possible ways, and these words are written out of dictionary, then the word appear। भाई डिक्शनरी ऑर्डर मतलब रैंक बतानी है, तो सचिन, सचिन के वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। ए सी के बाद क्या आएगा? एच, फिर एन, फिर एस।
अच्छी बात यह है कि सारे डिफरेंट हैं, तो ए से स्टार्ट होने वाले सारे 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल, सी से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल, एच से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल, आई से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल, एन से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल। अब रुक जाओ, 120 इंटू 5, 120 इंटू 5 कितना होता है? 600, 600 का ही आंसर आएगा। और ऑब्वियसली अब देखो, अब स्टार्ट करो सचिन, अब एस पे आ गए, 6 लेटर वर्ड है, एस फिक्स कर दिया। अब ऐसे लिखते जाओ, एस के बाद ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब लिख दिया। एक ही वर्ड तो बना सचिन। क्या रैंक है? सचिन को भी नहीं पता होगा, क्यों? आगे बढ़े, क्लियर है? The number of ways of distributing 8 identical ball in 3 distinct boxes, none box remains empty। फटाफट फॉर्मूला पता है हमें, n-1 CR-1, अभी जस्ट देखा था। तो 7C2, 7C2 कितना आएगा? सेकंड इज द आंसर। एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ भाई, नेक्स्ट पढ़ो। अब तो याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। हाउ मेनी वेज द आर टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड गार्डन विथ वॉवल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अच्छा क्वेश्चन है ये, और बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। वॉवल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ध्यान से सुन लेना। वॉवल हैं कितने? ए, ई, 2 वॉवल्स, और बाकी लिखो जी, आर, डी, एन। इसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल कितने लोग हैं? टोटल हैं 6 लोग। मान लो पर्सन है, एक का नाम जी है, एक का नाम आर है, एक का डी है, एक का एन है, एक का ए है, एक का ई। लेकिन पर्सन से तब कंपेयर कराते हैं व्हेन कोई भी आइडेंटिकल ना हो, सारे डिफरेंट लेटर्स हैं। तो 6 पर्सन्स हैं और 6 चेयर्स लगी, 6 पर्सन है, 6 चेयर लगी हुई। किसी को भी उठा लो यार, तुमको कैसे भी कर सकते हो। 2 तरह से करके देखते हैं। पहला स्टेप पहले तरह से करके देखेंगे, दूसरे तरह से करके देखेंगे। पहले तुम इनको उठा लो, जी आर डी एन, 6 चेयर हैं, 6 चेयर हैं, 4 लोगों को बिठाल दो। 6 चेयर में 4 लोगों को बिठालने के वे 6p4। 2 चेयर्स कोई भी खाली होंगी, पहली दूसरी हो सकती है, तीसरी छठी हो सकती है, चौथी पांचवी हो सकती है, दूसरी चौथी हो सकती है, दूसरी छठी हो सकती है। तो वो जो 2 चेयर होंगी दिख रही होंगी ना तुम्हें, कौन सी खाली है? नंबरिंग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहली जो छूटी चेयर है, मान लो 2 सेकंड चेयर खाली बैठ है और पांचवी है, सेकंड चेयर में ए को बैठाल दो और फिफ्थ चेयर में ई को बैठाल दो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए और ई को अरेंज करने का एक तरीका। 2 चेयर खाली है, तुम्हें नंबरिंग तो पता ही चल जाएगी ना, पहली वाली कौन सी है, बाद वाली कौन सी है। पहली वाली में ए को बैठाल दो, बाद वाली में ई को बैठाल दो, या फिर तुम पहले इन्हीं का अरेंजमेंट कर दो। 6 चेयर लगी हैं, इनको 6 चेयर हैं, सुन लेना। अरेंजमेंट हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो हम 6 चेयर में 2 चेयर सेलेक्ट कर लेंगे। 6 चेयर में से 6p2 नहीं लगा देना, 6p2 लगा दोगे तो ए ई भी बैठ सकता है, ई ए भी बैठ सकता है। 6c2 से 2 चेयर सेलेक्ट कर ली, मान लो आ गई पहली और पांचवी। अब तुम्हारा काम है पहली पे ए को बैठालना और पांचवी पे ई को बैठालना। इसको बैठालने काम एक, ए और ई का काम खत्म। अब 4 चेयर बची, 4 चेयर में जी आर डी एन को अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करके देख लो, सेम आ रहा होगा। करो सभी लोग, एवरीवन, इसको कैलकुलेट कर लो, सेम आ रहा होगा। आंसर क्या आ रहा है?
वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इनका भी तरीका बिल्कुल सही है। इनका ये बोलना है अगर 2 ही लोग हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठालना है, तो आधे केस में ए और ई ऐसे बैठा होगा और आधे केस में ई और ए होगा। आधे केस में ए का ई बाद में होगा और आधे केस में ई पहले होगा, ए बाद में होगा। ये भी कर सकते हो। थी 6 चीज़ों को 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया और आधे केस में ए पहले ई बाद में, आधे केस में ई पहले ए बाद में, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऑल पॉसिबल वेज आ जाते हैं। तो ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो इट्स आंसर इज 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा ना, इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कितने टोटल सेट? 2 की पावर n, सेकेंड इज द आंसर। 2 की पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट होते थे। 2 की पावर n इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एक सबसेट जो कि सेट इटसेल्फ होता है वो हटा दिया जाता है। एम्प्टी सेट होता है, सेट इटसेल्फ को यहाँ हटा देते हैं। तो ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन एन एग्जामिनेशन of 9 papers, a candidate has to pass in more paper than the number of papers in which he fails. In order to be successful, the number of ways in which he can be successful. अच्छा, सक्सेसफुल ये सब बड़ा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। सक्सेसफुल होना, फेल फेल पास होना वो तो उसके हाथ में। तुम्हें तो बस कॉम्बिनेशन बताना है कितने पेपर में पास हो जाए। एक पेपर में पास हो जाए नहीं चलेगा। एक पेपर में पास होने का मतलब ये हुआ कि 8 पेपर में फेल हो गया। 2 पेपर में पास हो जाए नहीं चलेगा। 3 पेपर में पास हो जाए नहीं चलेगा। 4 पेपर में पास हो जाए नहीं चलेगा। 5 पेपर में पास हो जाए चल जाएगा। क्यों भई? 5 में पास हो गया, 4 में फेल हो गया। 9 में हमें क्या बताना है? हमें बताना है 9 में से कौन से 5 पेपर में पास हो जाए, हमें ये बताना है। या 9 में से कौन से 6 पेपर में पास हो जाए, या 9 में से कौन से 7 पेपर में पास हो जाए, या 9 में से कौन से 8 पेपर में पास हो जाए, या 9 में से कौन से 9 पेपर में पास हो जाए। तो यहाँ पे यार सीरीज ही लगा देना, 9C0, 9C1, 9C2, 9C3, 9C4, 9C4 इज 9C5 ना, वही लिख डालो। ये 2 की पावर 9 होगा, एग्रीड। 9C9, 9C0, 9C1, 9C8, 9C7, 9C2, 9C3, 9C6, 9C4, 9C5। डबल हो गई सीरीज ये। मेरे ख्याल से अब इतना तो सीख गए हो। डबल हो गई सीरीज तो इसको 2 से डिवाइड कर दे, जस्ट तो सीरीज है। 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 256। 2 की पावर में यही आ रहा है, बाकी तो कोई 2 की पावर में आ भी नहीं रहा। क्यों भाई? क्लियर? हम्म, यार एनसीआर एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। ये टर्म इससे मैच कर रहा है और अभी जस्ट लास्ट टर्म बायनोमियल का ही रिवीजन हुआ है। ये टर्म इससे मैच कर रहा है, ये टर्म इससे मैच कर रहा है, ये टर्म इससे मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। In a chess championship, 153 games has been played. If a player plays with every other player only once, ठीक है, दो प्लेयर एक गेम खेलेंगे, द नंबर ऑफ प्ले, तो यार इसमें हमेशा आई थिंक सबको पता है एन नंबर ऑफ प्लेयर ले ले। दो प्लेयर एक ही गेम खेलेंगे और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। कुछ लोगों को लगता है खेलेंगे ही नहीं, तो खेलेंगे नहीं तो आएंगे क्यों? मतलब हर जो हमारे हाथ में क्या है, एन लोग हैं, दो दो के सारे कॉम्बिनेशन बना डालो, NC2। बाई 2 आएगा, 153 इंटू 2 कर लो, जरा कंपेयर करो।
18th आ रहा है, क्या आएगा फैक्टर? 153 के फैक्टर क्या होंगे? 17 इंटू 9, 18 इंटू 17 बेसिकली, तो n की वैल्यू 18 होगी। क्लियर है? तो जितने भी प्लेयर हैं आपस में खेलेंगे जरूर, इस बात को ध्यान में रखना। कुछ लोगों को लगता है दो लोगों के हो सकता है कॉम्बिनेशन बने ही ना, लेकिन ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 पर्टिकुलर पर्सन, 4 पर्टिकुलर पर्सन, ध्यान से पढ़ो, ABCD, प्लस 6 पर्सन अलग, 6 पर्सन क्या है अलग से हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कैन स्टैंड इन अ क्यू सो दैट A और B, A always before B before C, D before, ऐसा होना चाहिए। कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं, तो वैसे ही कर लेते हैं यार। कितनी चेयर हैं, कितने लोग हैं? 10 चेयर हैं, टोटल 10 चेयर में 10 लोगों को बैठालना है, ठीक है। क्यू क्यू हो या चेयर हो, तुम जैसे चाहो, तुम इन चारों के लिए 10 में से 4 चेयर सेलेक्ट कर लो। नंबरिंग तुम्हें पता ही होगा, पहले वाले पे डी को बैठा लेंगे, उसके बाद जो खाली स्पेस सी को, फिर बी को, फिर ए को, और जो बाकी बचे 6 उसको 6 फैक्टोरियल से 6 प्लेसेस में अरेंज कर दिया। या तुम ये भी कर सकते थे एज वेल एज 10 चेयर में 6 को बैठा दो, इन 6 को बैठा दो पहले, 4 चेयर बच गई। 4 चेयर तुम्हें दिख रही होंगी यार, पहले कौन सी है, उसके बाद कौन सी बची, उसके बाद कौन सी। उसको बैठालने का तो एक ही तरीका ना, उसको बैठालने का तो एक तरीका आएगा, पहले वाले में डी को, फिर दूसरे वाले में बी को। क्लियर है? सॉरी 10p6 होगा, दैट इज 10p6 नॉट c6, क्योंकि इनको तो बैठा ही देना है ना, दैट इज 10p6, तब आंसर मैच करेगा। 10 में से मतलब 10 चेयर में 6 लोगों को बैठाल दो, अरेंज कर दो, दैट इज 10p6। 4 चेयर ऑटोमेटिक बचेंगी, जो पहली वाली होगी उसमें डी को, फिर जो दूसरे सेकंड नंबर पे आई उस पे ई को, सी को, डी, ए को, व्हाटएवर। क्लियर एवरीवन? हाँ भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29, अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे हमें ये समझना कि कॉइन्स ऑफ, जैसे 1 रुपए के कॉइन है तो आइडेंटिकल होते हैं, 50 पैसे के इंडियन कॉइन्स जितने हैं, ठीक है, अब तो नहीं आते हैं, पहले आते थे, 25 पैसे के भी आते थे, 20 पैसे का, 10 पैसे का, 5 पैसे का, ठीक है। तो सारे कॉइन्स आइडेंटिकल हैं। जैसे अब 500 का नोट आता है इंडियन रुपीस, 500 डॉलर 500 INR के बराबर नहीं हो सकता, क्यों? तो सारे आइडेंटिकल हैं, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इसको। 6 कॉइन्स हमें सेलेक्ट करने हैं, टोटल 20 कॉइन है 1 रुपीज, फिर 10 कॉइन 50 पैसे, फिर 7 कॉइन 25 पैसे, ठीक है। और टोटल हमें कितना चाहिए? सिक्स कॉइन्स, ठीक है। अब इस बात को ऐसे समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। और इस तरह की शॉपिंग हम लोग करते हैं मार्केट में, और जितनी भी चीज़ें, जैसे हम लोग, एक आम आदमी जो कंज्यूम करता है मार्केट में, वो सब कुछ इनफ होती है, मतलब किसी की कमी नहीं। अब तो मेरी बात को समझना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कंज्यूम करते हैं, मान लो सब्जी है या फ्रूट्स हैं या कोई भी ग्रोसरी आइटम है, तो ये इनफ है मार्केट में। अब मान लो तुम्हें एप्पल लेने जाना है, तो दुकान में ये नहीं पूछो तुम्हारे पास कितने एप्पल हैं, पूछते हो यार हमें चाहिए 2 किलो 5 किलो, ले लेंगे। अब तुम्हें 1000 किलो एप्पल थोड़ी ना चाहिए,
तब हमें सोचना पड़ेगा। तो आम इंसान की बात हो रही, तो हम लोग जो भी कंज़्यूम करते हैं वो मार्केट में इनफ है। क्यों? जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा ही कहीं न कहीं सप्लाई होती है। समझ रहे हो? कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ कंज़्यूम करते हो जो नहीं हो मार्केट में? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि यार अब किसी को यूरेनियम चाहिए, चाहिए क्या किसी को? तो वो नहीं मिलेगा मार्केट में, मिल जाएगा? मिल भी गया तो फिर लेना नहीं है यार, फँस जाओगे बहुत बुरा, समझे? समझ गए? तो बेसिकली मुद्दा ये है, समझो अच्छा क्वेश्चन है, समझो। हमें जितना चाहिए, उतना यार पूरी-पूरी क्वांटी है ये देखो। अ अ, मान लो 25 पैसे के 4 सिक्के होते, तब ये क्वेश्चन अलग हो जाता, मैथमेटिकली अलग हो जाता। यार हमें चाहिए 10 एप्पल और तुम्हारे पास हैं 5 ही एप्पल, तो फिर चीज़ें गलत हो जाएँगी, मतलब अलग दिशा में चली जाएँगी, फिर अलग तरीके से सॉल्व होंगी। तो पहली बात, पहला मुद्दा ये है कि सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक ₹1 का भी सिक्का है, 50 पैसे का भी है, 25 पैसे का भी है। और मार्केट में हम जब भी जाते हैं, मान लो सबसे बेस्ट तरीका है फ्रूट्स लेना, तो वहाँ आइडेंटिकल चीज़ें भी होती हैं, डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऑरेंजेस, कुछ मैंगो, कुछ बनाना, कुछ पाइनएप्पल या व्हाटएवर, ठीक है? तो वहाँ से हम जो शॉपिंग करते हैं, तो जितना हमें चाहिए उतना मिल जाता है, क्लियर है? बस इतनी चीज़ याद रखनी है। यार हमें बहुत ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए होगा तो फिर शॉपिंग करने का तरीका अलग हो जाएगा। आम आदमी ऐसे ही करता है। तो पहला पॉइंट क्या है यार, 6 कॉइन चाहिए तो 6 हम इसके भी ले सकते हैं, कोई कमी नहीं है मार्केट में। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 6 कॉइन तुम किसी के भी ले सकते हो, रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है तो सीधा-सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा तो फिर कैलकुलेशन बड़े वियर्ड हो जाते हैं। फिर उतना क्वेश्चन हम कर भी नहीं पाएँगे। क्या पहली बात समझ में आ गई? एवरीवन। तो कहीं न कहीं पहला पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितना हमें चाहिए मार्केट में उससे ज़्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यार इन नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10, 7 का कोई रूल नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारी दुकान में यार कितना स्टॉक है हमें क्या मतलब? क्या ये बात क्लियर है? हम मैंगो लेने पास मान लो किसी शॉप में यार 1000 किलो मैंगो है तो उससे हमें क्या लेना-देना? वो हमारी शॉपिंग को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ना तो इससे फ़र्क पड़ना है, मतलब इस इन नंबर्स का कोई लेना-देना नहीं। 10, 7, 20, 10, 7 का कोई लेना-देना नहीं। बस लेना-देना यहाँ पे इससे है कि कितनी कैटेगरी की चीज़ें हैं। 3 कैटेगरी की चीज़ें हैं और लेना-देना इससे है कि तुम्हें कितना चाहिए। और शॉपिंग में यार यही चीज़ मैटर करती है। शॉपिंग में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि दुकानदार के पास कितना स्टॉक है। ये आई थिंक कभी इंटरेस्ट नहीं लिया होगा इस बात पे। तो समझना है इस बात को कि हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है उस शॉप पे कितनी वैरायटी ऑफ चीज़ें मिल रही हैं। और मतलब इस चीज़ से है कि हमें हमें कितना कंज़्यूम करना है। उसके पास उस चीज़ की कितना स्टॉक है उससे कोई मतलब नहीं। मतलब 20, 10 और 7 आर इर्रेलेवेंट। बस ये ज़रूरी है कि हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। हाँ, 6 तक भी चल जाएगा। उससे कम हो गया तो फिर कैलकुलेशन के तरीके बदल जाएँगे, फिर पूरा बायनोमियल-वायनोमियल लगाना पड़ता है, फिर दिक्कत हो जाती है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो देखो, इसका आई थिंक ये वर्ड पहले भी यूज़ कर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ मल्टीनोमियल थ्योरम, और उसको हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, सीधा-सीधा रिजल्ट बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन n इज़ द नंबर जितना हमें गेस करना है। r इज़ वैरायटी, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब उसके पास कितने टाइप्स के फ्रूट हैं, 10 टाइप के फ्रूट हैं।
हमें लेने टोटल फ्रूट है 50, तो n हो गया 50 और r हो गया 10। क्लियर है? तो इसके जो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आते हैं, तो सिंपली याद कर लो। पूरा प्रूफ करने में यार बहुत टाइम लग जाता है, वही पुराना फॉर्मूला है n+r-1 CR-1, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इसका एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। वहां पे एक ही 10 बॉल डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही थी, 10 आइडेंटिकल बॉल 4 बॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बाय द वे आंसर सेम आ रहा है लेकिन एक्सप्लेनेशन डिफरेंट। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब एक शॉप पे गए जहाँ पे कुछ टाइप की आइडेंटिकल चीजें हैं, 5 आइडेंटिकल चीजें हैं, तो आर हो गया 5। हमसे बोला गया यार 10 चीजें ओवरऑल ले आना, तो सब मिला के 10 चीजें, हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो n इज 10, r इज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? 3, और r क्या हो जाएगा? r क्या हो जाएगा? 6। n is 6, r is 3, रख दो फॉर्मूले में। n is 6, r is 3, 8c2, 8c2 is 20। तो अगर ऐसा मिलता क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आएगा तो कर सकते हो। कुछ बहुत वेरिएशन हो मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में तो छोड़ आना, क्योंकि बहुत बड़े कैलकुलेशन हो जाते हैं, उतना कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 20 पर्सन वर इनवाइट फॉर अ पार्टी द फ्रेंड। अच्छा, अगर कहीं पार्टी में इनवाइट करा जाता है तो एक होस्ट अलग से हो जाता है, और वो सिंगल ही लेते हैं, यानी कि फैमिली इनवाइट कर रही है, होस्ट ओनली वन होस्ट। क्लियर है? तो 20 लोग इनवाइट करे गए और एक होस्ट, 21 लोग हो गए। अच्छा, मान लो इनको सर्कुलर टेबल में अरेंज करते, तो याद है ना n-1 फैक्टोरियल, अगर कोई कंडीशन नहीं तो दैट इज n-1 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ वेज। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है? द ways in which they can be seated in a circular table when two particular person, ये बात इंपॉर्टेंट है, be seated on either side of host। होस्ट के अगल बगल दो पर्टिकुलर पर्सन बैठेंगे। पर्टिकुलर बोल दिया तो हमारी टेंशन खत्म। ऐसे केस में इन तीनों को एक साथ जोड़ दो, एक मान लो, तो 21 में से 3 घटाओ 18, और एक मान लो 19 लोग हुए। सर्कुलर टेबल में बैठाने के इतने तरीके, और P1 P2 आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं दो तरीके से। मतलब एक केस हो जाएगा P2HP1 इंटू 2, 18 फैक्टोरियल इंटू 2। चेक कर लो, फोर्थ इज द आंसर। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। तो आज का एजेंडा क्या है? आज का परमिटेशन कॉम्बिनेशन खत्म कर लेना, ठीक है। और कल अब रिवीजन क्लास तुम लोगों की स्ट्रेट लाइन की, तो आज का पूरा दिन इसी में लगा दो, और कल सुबह से स्ट्रेट लाइन पूरा फाइनल करना है, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर है बात सबको, एवरीवन?